नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज और नवजीवन का ये खास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कि कोरोना महामारी और उससे उपजे संकट की। देश इस समय बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है, भयावह, बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हर तरफ से बुरी ही खबरें आ रही हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं देश के कई वरिष्ठ पत्रकार। शरद प्रधान जी हैं जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, आशुतोष जी हैं जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अशोक वानखेड़े जी हैं जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रजा हैं, अंजलि दमानिया जी जो सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं वो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर निदाएं हमारे साथ जो साइकोथेरेपिस्ट हैं और लोगों को इस माहौल में जब के सब तरफ डिप्रेशन जैसा माहौल है, लोगों को इस बारे में बताती हैं कि इससे कैसे उभरा जाए। और थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, व्यंग्यकार, कार्टूनिस्ट राजेंद्र धोड़पकर जी भी जुड़ेंगे। हम चर्चा शुरू करें तो मैं कुछ आंकड़े आप लोग के सामने रख दूं, अपने दर्शकों के सामने भी, कि बीते 24 घंटे में हमारे देश में 3,45,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमण के केसेस आए हैं। और इन्हीं 24 घंटों के दौरान 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। और इस तरह नए संक्रमण केसों को मिलाने के बाद अगर देखें तो देश में इस समय जब हम बात कर रहे हैं 25,40,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना संक्रमित लोग हैं, जो या तो अपने घरों पर होम आइसोलेशन में है या अस्पतालों में भर्ती है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि इस समय देश में हाहाकार मचा है सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी बीते एक सप्ताह के दौरान हमारे आपके सबके सामने आई है। हालत यह है कि दिल्ली के अस्पताल में, सर गंगाराम प्रतिष्ठित अस्पताल है, वहां ऑक्सीजन की कमी से कल 20 लोगों की मृत्यु हुई, 25 लोगों की मृत्यु हुई। आज खबर आई है कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोगों की मृत्यु हुई। अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, और जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनके रिश्तेदारों से आग्रह किया है कि वे अपने मरीजों को कहीं और शिफ्ट कर दें। ये बड़ी भयावह स्थिति है। और इस स्थिति के लिए हम आखिर किसको जिम्मेदार ठहराएं? सबसे पहले क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराएं? वो सरकार जिसके पास इस कोरोना महामारी के आने के बाद कम से कम 15 महीने का वक्त था। बीते साल जब कोरोना की दस्तक हुई थी, आहट हुई थी, तो हमने मान लिया था कि पूरी दुनिया को कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं, तैयारियां भी नहीं थी, उपाय भी नहीं थे, इलाज भी नहीं था। आज सब कुछ हमें पता है, उसके बावजूद हम कहाँ फेल कर रहे हैं। क्या हम इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। क्या राज्य सरकारें तैयार नहीं थी? उन्हें पूर्वानुमान नहीं था कि हालात जब दूसरी लहर आएगी तो क्या कहर ढाएगी? क्यों नहीं तैयारी की गई? क्या हम जिम्मेदार ठहराएं इस देश की संस्थाओं को कि उन्होंने इसके लिए क्या कुछ किया? सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय अगर किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उसका हल निकालने की पहल कर सकता है, तो इस देश में जो मेडिकल इमरजेंसी है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, हाँफ रहे हैं, क्या उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को? क्या हम जिम्मेदार ठहराएं चुनाव आयोग को, जिसने जानते बूझते एक के बाद एक राज्य में चुनाव कराने का फैसला किया? और सबसे बड़ी बात, क्या हम इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं अपने आप को, जो जानते थे, समझते थे, लेकिन लापरवाहियां हमने नए सिरे से शुरू कर दी? और क्या हम जिम्मेदार ठहराएं इस देश के धर्मावलंबियों को, धर्म के मानने वालों को, अनुयायियों को, जिन्होंने तमाम जानकारियों के बावजूद कुंभ जैसे एक आयोजन का हिस्सा बने और उसमें लाखों की तादाद में शामिल हुए? ये बहुत ही भयावह स्थिति है। हम कहाँ फेल हुए? मैं शुरुआत करना चाहूंगा आशुतोष से। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी एक राजनीतिक दल का हिस्सा रहे हैं। सरकार को, राजनीतिक दल को भी करीब से देखा है, और पत्रकारिता और मीडिया जगत को बहुत गहरे से देखते रहे हैं और देख रहे हैं। आशुतोष, जो स्थिति है इस समय भयावह स्थिति है, हम किसको आखिर जिम्मेदार ठहराएं? एक बेबसी का आलम है। देखिए तस्लीम जी अपने सिर को जो है शुतुरमुर्ग की तरीके से बालू में घुसेड़ लेने से संकट दूर नहीं हो जाता है।
हमको बहुत साफ शब्दों में कहना पड़ेगा कि जो मौजूदा केंद्र की सरकार है वो बुरी तरीके से असफल रही। मैं ये नहीं कहूंगा असफल रही है, असफल थोड़ा सा हल्का सा शब्द है। पूरी दुनिया को पता था, और ये आज की बात नहीं है, पिछले साल मार्च में जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उस वक्त से एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि सेकेंड वेव कोरोना का आएगा, थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा, और वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी, पहले से ज्यादा उसमें उसमें लोगों की जान जाने का खतरा होगा। और पिछले एक साल में आप देखिए कि हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया। पिछले साल जब कोरोना आया तो अचानक देश के अंदर, अचानक 24 तारीख को जब सिर्फ 571 केसेस थे, तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया। लोगों को सड़कों पर निकलने में जिस तरीके की दिक्कतें आई, वो सब लोगों, पूरी दुनिया ने देखा है उस चीज को। सवाल ये उठता है कि जब आपको मालूम था सेकंड वेव ऑफ कोरोना आने वाली है, तो हमने कौन सी तैयारियां की? कोई तैयारी नहीं की। सबको मालूम था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, कोई तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन को अगर ध्यान दिया गया होता तो आज जो संकट है वो संकट नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 3,42,000 के आंकड़े आज की तारीख में पिछले 24 घंटों के अंदर आए हैं। इनमें से जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे मरीजों की संख्या 10% से लेकर 15% के आसपास होती है। यानी अगर आप हिसाब लगाएं तो 30,000 के आसपास या फिर 32-35,000 के आसपास लोगों को ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 3,42,000 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हमने क्या किया पिछले 8 सालों हम, और एक बात और बताऊं कि आज की तारीख में ऑक्सीजन का ओवर प्रोडक्शन है। हमारे पास 50,000 मीट्रिक टन पर डे का स्टॉक है। 7,000 प्लस का हमारे पास पर डे की ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। और कंजम्पशन लेवल जो अमूमन दिनों में होता है वो करीब 700 मीट्रिक टन का होता है। पिछले साल जब कोरोना आया था तो 2,800 पीक हुआ था। ओवर प्रोडक्शन, मतलब ओवर प्रोडक्शन होने के, सरप्लस होने के बावजूद भी अगर आज लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमने ये उम्मीद ही नहीं की, या हमने ये प्री प्लानिंग नहीं की कि ऑक्सीजन लोगों तक कैसे पहुंचे। हमने क्रायोजेनिक जो इंजन थे, जो क्रायोजेनिक टैंकर्स थे, उसकी संख्या बढ़ाई नहीं। आपके पास ऑक्सीजन उड़ीसा में है, उड़ीसा से दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? दूसरी बात, कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं थी, कोई नेशनल प्लान नहीं बनाया गया था। तो आज, और एक और चीज है कि 8 महीने तक सरकार बैठी रही, 162 ऑक्सीजन के जो प्लांट्स थे उनको टेंडर करने में 8 महीने लगे सरकार को। 8 महीने, दिस इज क्रिमिनल। ये दुनिया में अगर कहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। बाकी के कब तैयार हुए किसी को जानकारी नहीं है। तो ये मैन मेड क्राइसिस है, ऐसा नहीं मैन मेड क्राइसिस नहीं है, ये मैन मेड क्राइसिस है। और लोगों और सरकार की तरफ से क्रिमिनल एक तरीके से ऑफेंस किया गया है। मैन मेड क्राइसिस, सरकार की तरफ से क्रिमिनल ऑफेंस किया गया है। सरकार की जवाबदेही है, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। शरद जी, हाँ। सरकार खामोश है। सरकार आत्ममुग्धता में पहले भी थी और इतना बड़े संकट के दौर में भी है। आप लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप पूरे देश को बहुत करीब से देखते हैं। क्या स्थितियां बन रही हैं और क्या करें ऐसे में? आम लोग क्या करें, सरकारें क्या करें, उनके लिए क्या क्या सुझाव दिया जाए? मुझे लगता है सरकारों का तो कोई मूड ही नहीं है कुछ करने का। अगर मूड होता तो बहुत पहले हो गया था, जैसे आशुतोष ने कहा, जो जो चीजें करनी चाहिए थी। लेकिन यूपी में तो खास तौर से ये हो रहा था कि फर्स्ट वेव जो अच्छे से गुजर गई, शायद ऊपर वाले के मेहरबानी से, उसका श्रेय लेने की होड़ लग गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फ प्रेज में व्यस्त हो गए। यहां तक कि खाली छोटी मोटी नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक तमगा ले लिया कि हमने बहुत अच्छा काम किया कोविड में। जॉन हॉपकिंस से कोई एक रिपोर्ट बनवा ली जिसमें कहा गया कि यूपी से अच्छा तो कोई काम ही नहीं हुआ कोविड में कहीं। बाद में अलग बात है कि बाद में ये खुलासा हुआ कि ये जॉन हॉपकिंस की रिपोर्ट फर्जी थी। जॉन हॉपकिंस ने कहा हमारा से कोई लेना देना नहीं। इस बीच में टाइम मैगजीन में भी एक 3 पन्ने छप गए यूपी की तारीफ में। वो पता लगा कि एडवर्टोरियल था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री का फोकस इस पे हो जाए कि मेरी तारीफ कैसे हो,
और खाली यहां से नहीं, 7 समंदर पार भी मेरी तारीफ हो रही है, देखिए मैंने कितना बढ़िया काम किया। तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ सुधार हो पाएगा। आज की डेट में जब उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख एक्टिव केसेस हैं आज की डेट में, लखनऊ अकेले में पिछले 10 दिन से 5 से 6 हजार नए केसेस जुड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कहां पर है यूपी गवर्नमेंट का फोकस। सरकारी प्रेस रिलीज जो रोज जारी होता है उसमें आंकड़ों की कैसे फजिंग करी जाती है, ये सीखे तो आदमी उत्तर प्रदेश सरकार से। कल का आपको मैं उदाहरण दूं, कल उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल प्रेस रिलीज में 14 डेथ्स लखनऊ में दिखाई हैं, प्रदेश में 199 और लखनऊ में 14। आपको मालूम है लखनऊ के जो शमशान घाट हैं, 4 मेन शमशान घाट हैं और 4 बड़े कब्रिस्तान हैं। तो कल जो मैंने फिगर्स कलेक्ट करी हैं वो करीब 7 बजे शाम तक की फिगर्स थी, तो वो लगभग 230 के आसपास थी। इतनी लाशें जल चुकी थी या दफनाई जा चुकी थी। परसों ऑफिशियल फिगर थी 19। 8:30 बजे रात को भैंसा कुंड जो यहाँ का मेन शमशान घाट है, 103 लाशें वहां अकेले वहां जल चुकी। ये रिकॉर्ड में है, ये सरकारी खाते में है, जो कि बताया नहीं जाता है। आपको मालूम है जब एक दिन आपने सबने देखा होगा, एक पिक्चर वायरल हुई थी कि बहुत सी लाशें एक साथ जल रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई जंगल में आग लग गई है। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हुआ? उन्होंने चारों तरफ 3 शीट्स लगा दी कि मीडिया वाले देख ना ले, और खाली वही नहीं, एक बोर्ड लगा दिया गया, प्रवेश निषेध, जो अंदर जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी अंडर द पैंडेमिक एक्ट। ये एटीट्यूड है। मीडिया को पता नहीं लगना चाहिए। वहां के एम्प्लॉइज जो हमें दिखला देते थे रजिस्टर कि इतने शमशान घाट वाले, उनकी बड़ी डांट पड़ी है कि तुम खबरदार जो किसी को दिखलाया। अब खतरा खाली एक ही है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय ना कर दिए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का फरमान जारी हुआ है कि जो लोग स्थिति को बड़ा भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जाहिर है मीडिया वालों के ऊपर इशारा है, ये उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर अगले कुछ दिनों में कुछ मीडिया वाले एंटी नेशनल एक्टिविटी यानी सेडिशन में केसेस उनके खिलाफ दर्ज हो जाएं। ये बड़ी कॉमन चीज है यहाँ की। मुख्यमंत्री की तरफ से सिर्फ एक ही प्रेस नोट रोज जारी होता है पिछले कई दिनों से, अलग अलग उसकी सिर्फ लैंग्वेज बदल दी जाती है कि जो भी ऑक्सीजन में कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ एनएसए लगेगा, रेमडेसिविर जो नहीं प्रोवाइड करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, सारे बेड्स सबको प्रोवाइड करिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री के ये प्रेस नोट होते हैं रोज, और उन्होंने जारी कर दिया और हो गया, बटन दबाया हो गया। ये उनका रवैया है। अगर प्रदेश के मुखिया का ये रवैया होगा तो भगवान भरोसे ही चल सकती है। यहां पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने जिस वर्ष आए थे 2017 में, तो इन्हीं के शहर में गोरखपुर में करीब 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मेडिकल कॉलेज में मर गए थे। क्या हशर हुआ उन लोगों का जिन लोगों ने ये चीज हाईलाइट करी थी? ये सबने जाना। डॉक्टर कफील खान का केस मालूम सबको, डिनायल मोड में चले गए चीफ मिनिस्टर की, कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। और यही आज हो रहा है। यहाँ के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश खन्ना, जो थोड़ा सा रिलेटिवली बैलेंस्ड कहे जाते थे, उनका कल ट्वीट आया शाम को कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से कमी से नहीं हुई है। तो आप सोच लीजिए अगर ये ही हो रहा है इस प्रदेश में, ऐसे सूरत में कैसे लोगों की जानें बचेंगी? ये भगवान भरोसे देश है, डिनायल मोड में सरकारें हैं। खुर्रम भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इतने बड़े संकट के बावजूद राजनीति करने में पीछे नहीं है, ना सरकारें ना राजनीतिक दल। आप दिल्ली को बहुत नजदीक से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक का लाइव प्रसारण कर देते हैं। वो एक दांव था, लेकिन वो जो दावे करते थे, जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्रियों तक
रात 9 बजे 9 मिनट तक, 5 बजे 5 मिनट तक, 10 दिन 10 रविवार 10 मिनट 10 बजे, सब नारेबाजी हो रही है। राजधानी देश की राजधानी है दिल्ली, और उस राजधानी का मुख्यमंत्री अभी भी राजनीति करने में जुटा है। ये क्या स्थिति है? ये कौन सी राजनीति है जो ये सिखाती है कि लोग मरते रहें, लोगों की लाशों पर राजनीति की जाए? देखिए तस्लीम साहब, वैसे तो सभी लोगों ने हर तरह की बात कह दी है, और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली के बारे में आशुतोष मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उस पार्टी में रहे हैं जिस पार्टी की यहाँ सरकार है। अंजलि दमानिया उस पार्टी में रही हैं जिस पार्टी की यहाँ सरकार है। तो ये इनके बारे में जो कहा जा रहा है आज की डेट में, वो यही कहा जा रहा है कि ये छोटे मोदी हो गए हैं केजरीवाल। और कल जो इन्होंने हरकत करी है वो जाहिर है किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। और चाहे आप बीजेपी के खिलाफ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मगर अपना लाइव टेलीकास्ट करना, अपना बयान देना, कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स दिखती है साफ साफ। और वो उस पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। इस वक्त जो है फ्रंट फुट पे आगे बैटिंग करनी चाहिए इन लोगों को, और इन लोगों को बाहर निकल के ये कहना चाहिए कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है, किस तरह से वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किया सकते हैं, किस तरह से हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड किया सकते हैं। आज दिल्ली में, तकरीबन दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान में, इन 4-5 चीजों का सबको मालूम है, जो जिस पे सबसे ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल है, रेमडेसिविर है, ऑक्सीमीटर है, जिंकोविट है, हॉस्पिटल, ये सब चीजें 4-5 चीजें हैं जिन पे तबसरा कर रहे हैं, जिन पे बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है बड़े पैसे वाले इससे कमाएंगे भी, खूब सारे कमाएंगे। मगर इसमें जो एक पहलू जिस पे मैं खास तौर से रोशनी डालना चाहता हूँ, दिल्ली की राजनीति और वो सब चीजें तो होती रहेंगी, मगर जो एक खास पहलू है वो ये है कि इसमें आप ठीक भी हो जाओगे, आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकल आओगे, मगर इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं, जिनके पेशे ऐसे हैं कि वो दोबारा खड़े ही नहीं हो सकते। जैसे मैं फुटबॉल गेम से ताल्लुक रखता हूँ। फुटबॉल में आमतौर पे रेफरीज, जिनकी पूरी जिंदगी कमाई जो है वो मैच खिलाना ही होती है, कोचेज हैं, उनका सिर्फ जो पूरा जिंदगी का खर्चा चलता है वो कोचिंग पे चलता है, उनकी एकेडमीज बंद हो गई हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, सब चीजें, मगर होटल इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि होटल इंडस्ट्री में और कितने लोग जुड़े हुए हैं। वेटर्स जुड़े हुए हैं, खाना बनाने वाले जुड़े हुए हैं, रिक्शा वाले जुड़े हुए हैं जो सब्जी लाते हैं। ऐसी मैरिज इंडस्ट्री की आप बात करते हैं, मैरिज इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे गार्ड्स हैं, वेटर हैं, फूल पत्तियां फेंकने वाले हैं, मेहंदी लगाने वाली हैं। ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? 1 साल से बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। तो इनके लिए ही सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार के पास करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, और प्रोग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कोई डाटा नहीं है कि इन लोगों को हम कैसे मदद कर सकते हैं। दिल्ली की सिचुएशन नो डाउट, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि आज भी बत्रा हॉस्पिटल में, जयपुर गोल्डन में जो हालात हैं, या कल इसमें गंगाराम में जो पोजीशन थी ऑक्सीजन की कमी, ये सारी चीजें सबको मालूम है। मगर जिन लोगों को मालूम नहीं है वो बेसिकली मोची के ऊपर क्या गुजर रही है, मैकेनिक के ऊपर क्या गुजर रही है, बाल काटने वाले के ऊपर क्या गुजर रही है, वो सारी चीजें इस पे गौर करने की होगी। और सरकार जो ऑलमोस्ट बिल्कुल एक तरीके से कोई काम नहीं कर रही है, पूरी तरह विफल हो गई है, पूरी तरह डिनायल मोड में है, वो आगे आ नहीं रही है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, वो आगे आके काम नहीं करना चाह रही। अशोक जी, मैं आपके पास आता हूँ। कल एक खबर आई, आप सब लोग ने देखी होगी, और जिसको लेके बड़ा सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक फैसला किया कि मई जून के महीने में देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को 2 महीने का राशन दिया जाएगा। और इसको लेकर जिस तरीके से हमारी पत्रकार बिरादरी बल्लियों उछल रही थी कि बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला, लेकिन उसके बीच ये सवाल उठाने वाला कोई नहीं था कि आखिर 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की जरूरत ही क्यों है, वो इस स्थिति में क्यों है कि उनको हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी कि लोगों अस्पतालों में जगह नहीं है, मैं एक छोटा सा आंकड़ा सामने रखता हूँ कि इस वक्त जो देश में एक्टिव केसेस हैं वो 25 लाख से ज्यादा हैं, और जो सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके आंकड़ों को अगर देखें तो देश में उपलब्ध कुल अस्पताल बेड 19 लाख के आसपास है। यानी भगवान ना करे इन सभी 25.5 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े तो 6 लाख लोगों को तो बेड वैसे ही नहीं मिलेगा।
ऑक्सीजन, आईसीयू की बात करें, आईसीयू बेड की हालत तो और भी खराब है। आईसीयू बेड अगर हम देखें तो पूरे देश में 1 लाख के आसपास है, इससे अधिक है ही नहीं। वेंटिलेटर्स की बात करें तो वो 1 लाख से भी कम है, 50-60 हजार के आसपास होंगे। और ये वो चीजें हैं जिनकी आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत है। केंद्र सरकार और सभी राज्यों का अगर हम कंबाइंड स्वास्थ्य बजट देख लें, सभी राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का, वो कुल मिलाकर 2.5-3 लाख करोड़ होता है। इससे 4 गुना एनपीए है बैंकों का, इससे 4 गुना कारपोरेट के कर्जे माफ कर दिए गए। तो यानी हम ये माने कि सरकार की प्राथमिकता में इस देश के नागरिकों की जान, उनका स्वास्थ्य, उनका इलाज है ही नहीं। अशोक जी। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जो भी आंकड़े आप बता रहे हैं, क्या उस आंकड़ों पे विश्वास रखा जा सकता है क्या? हमारे मित्र अभी लखनऊ की पूरी स्थिति बता रहे थे। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है? प्राइवेट लैब को टेस्टिंग ही करने से मना किया है। जब आपके पास ओरिजिनल आंकड़े ही नहीं है, तो हम किस आंकड़ों पे बात करें? गुजरात हाईकोर्ट को, सरकार को बोलना पड़ा कि आपके आंकड़े गलत है, क्योंकि इस देश का जो सबसे बड़ा नेता है, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री, जब उनकी आदत ही झूठ बोलने की है, तो उसके नीचे तमाम जो लोग हैं, वो झूठ बोलने के कंपटीशन में तुमसे भी बड़ा झूठ बोल के मैं आपका सेवक कितना नजदीकी हूं, यह बताने का प्रयास करते हैं। भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए, मरे मरे तो मरे मरे। गुजरात में चिमनी गल जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि यहां मृत्यु नहीं है। जो लखनऊ के जो डेड बॉडीज का जो आंकड़े की जो विडंबना बताई थी, वो आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगी। भोपाल से खबर आती है, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज कहती है कि 40 लोग मर गए। पता पड़ता है 410 बॉडीज बरी की, मतलब बरी की हुई और जलाई हुई 410 बॉडीज है। इतनी तफावत है। जब सरकार ही झूठ बोलती है, क्यों हम, आपने कहा 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाएगा, क्या 20 लाख करोड़ का पैकेज लोगों तक पहुंच गया है? क्या उसका कुछ आपके पास पता है? कुछ आंकड़े हैं? सरकार कभी देगी? सरकार सिर्फ आत्ममुग्धता में रही है। इस देश के प्रधानमंत्री 2014 से लेके आज तक सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि मेरा महिमा मंडन कैसा होगा। इसके लिए झूठ परोसते हैं, झूठ पे अड़े रहते हैं। एक बहुत बड़ी फौज है इस देश में जो उस झूठ को हवा देती है और फिर एक जननायक के रूप में उन्हें स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हर जगह देखिए आप, अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे थे आशुतोष जी, आपने बजट में 210 करोड़ रुपए छोड़े हैं 160 प्लांट के लिए। 8 महीने का उसमें टेंडरिंग हुआ। वो 8 महीने का टेंडरिंग इसलिए हुआ कि पैसा कौन देता है, इस पर डिस्कशन होता होगा। और उसके बाद, जबकि वो, यदि आप उसके लिए 2000 करोड़ रखते, तो आज इस देश में ऑक्सीजन के लिए किल्लत नहीं होती। क्योंकि जो स्विंग प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है, वो 1 से 1.25 करोड़ में प्लांट लगता है और वो इतना ऑक्सीजन देता है कि आपका 200 बेडेड हॉस्पिटल आराम से ऑक्सीजन 200 बेड पे भी लगे तो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, आपको झूठ बोलना है। आपने कहा कि इस देश के धर्म वाले लोग, धर्म कट्टरपंथी ऐसे हैं कि जो आयोजन पे खड़े रहते हैं। साहब, धर्म भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता यदि देश का मुखिया टाइट होकर कहे। यदि एक आदेश पारित होता कि नहीं, कुंभ नहीं होगा, क्या मजाल थी किसी की गंगा में नहाने की? यदि आप आदेश, क्यों इसके पहले पहले लॉकडाउन में मंदिर बंद नहीं थे? क्या हुआ था? देश बर्बाद थोड़ी हुआ। लोगों ने भगवान को डॉक्टर के रूप में देखा। लेकिन आपको बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के महिमा मंडन करवाना है कि हमारे यहां से कोविड खत्म हो गया, हम कुंभ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज लाखों लोगों ने जो डुबकी लगाई कुंभ में, वो प्रसाद के तौर पे जो कोविड लेके जाएंगे। उत्तराखंड में नहीं के बराबर केसेस थे, आज उत्तराखंड में बेड नहीं मिल रहे। तो ये जो स्थिति है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी की है, क्योंकि ये सरकार, आप और हम सब जानते हैं, सरकार माने एक आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी। क्या जरूरत थी चुनाव में बात करने की? आप तन की बात, मन की बात करते हो और आके कहते हो कि सब बच्चों को, मैं मेरे बाल मित्रों को बोलता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग समझाएं। कोई बाल मित्र उठ के खड़ा होकर पूछे कि आपने वहां क्या किया साहब, बंगाल में क्या किया, क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग था? आप जब वहां माइक पे बोल रहे थे तो आप नीचे देख नहीं रहे थे क्या स्थिति थी? आप एग्जाम बंद करवाते हो जहां सोशल डिस्टेंसिंग पहले से, ये तो कोविड के पहले से एग्जाम में सोशल डिस्टेंसिंग चलता है, क्योंकि एक दूसरे का देखे नहीं। एग्जाम बंद होती है और रैली चलती है
और आप कहते हो कि मैं रैलीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके गृह मंत्री जाएंगे। इस देश में जब अराजकता का स्थिति हो गई है तो सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? तो आज गृह मंत्री की थी। आपके गृह मंत्री आज भी रैलीज में जा रहे हैं। सरकार है क्या? राज्य सरकारें करें तो क्या करें? क्या राज्य सरकारों को जो उनका शेयर है जीएसटी का पूरा दे रहे हैं क्या? जब उनके पास पैसा नहीं और आप बोलते हो कि आप लड़िए, आप काम करिए। अब राज्य सरकारों में इसमें ये लगी है कि साहब मेरे यहाँ कोरोना कम। एक विज्ञापन आया था अमिताभ बच्चन का, यूपी में है दम क्योंकि क्राइम है कम। जब आप एफआईआर ही दर्ज नहीं करोगे तो क्राइम कहां से दिखेगा? जब आप टेस्टिंग ही नहीं करोगे तो कोरोना कहां से दिखेगा? मरते हैं लोग, मरने दो। और कोरोना हो भी गया, किसी ने बोल दिया तो उसको ट्रीटमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस में एक महिला की कहानी छपती है। वो अपने जवान बेटे को गोद में उठा के हॉस्पिटल में जाती है, घंटों हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रहती है, बच्चा वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद साहब बच्चे को रिक्शा के पायदान पे रख के वो डेड बॉडी घर ले जाती है। उस मां को पूछो सरकार है क्या इस देश में? सरकार के मायने भाषण देना नहीं होता। सरकार के मायने लोगों को ये धैर्य रखने की बात करेंगे। आपके पास धैर्य है? 5 साल बाद बंगाल जीत लेते हैं, बंगाल जीतने में थोड़ा सा धैर्य दिखाते हैं। आपके पास धैर्य नहीं है। कारपोरेशन का चुनाव भी होता है तो आपको पूरा असर ताकत झोंकनी होती है, क्योंकि आपको जीतना है। मैंने पहले भी कहा था, इस देश को फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर चाहिए। हमारे यहां फुल टाइम बीजेपी के स्टार प्रचारक पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के काम कर रहे हैं। कोरोना की महामारी पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर से नहीं चलेगी सर। और ये जो कुछ करना है सर, केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि वैक्सीन किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ऑक्सीजन केंद्र सरकार, पैसा केंद्र सरकार। और बजट की बात अभी कई रहते कि हमारे यहाँ बजट क्या है। हमारे यहाँ 2017 में पॉलिसी आई है, हेल्थ पॉलिसी। इसी सरकार की हेल्थ पॉलिसी कहती है कि 2025 तक हम हमारे जीडीपी के 2.5 तक स्पेंड करने की स्थिति में रहेंगे, जहां लोगों के यहाँ 6-6, 7-7% एक्सपेंडिचर हो रहा है। और राज्य सरकार को कहते हो कि आप मिनिमम 5% ऑफ जीडीपी आपके राज्य का बजट में अलोकेट करिए। उसके बाद किसी भी राज्य ने 5% पे नहीं किया है। हेल्थ हमारे यहां सबसे घटिया है। जो पहली कोविड की स्थिति में जो हेल्थ की स्थिति थी, वही स्थिति आज हेल्थ की वही बरकरार है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ दान दे दी जाए। आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़े करो, 5 स्टार होटल खड़े करो। आज कोई भी आदमी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है कोविड के लेके 2-2.5 लाख का बिल लेके आता है। लोगों ने अपने आप को बेच के, घर बेच के बिल दिए। ये हेल्थ है। आप कहते हो कि हम मंगलयान हमारा कम समय में जाता है, विश्व में हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या आपको नोबेल प्राइज की पड़ी हुई क्या? नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिलते जहां लाशों को आप ढक दो या नालों को चादर लगा के ढक दो। ढकने से काम नहीं होगा साहब। आपको यथार्थ के धरातल पर उतर के काम करना होगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा जो गलतियां आपसे हुई है। ये देश आज भी उनसे प्यार करता है, आज भी उनके पीछे खड़ा है। लेकिन ये माने तो सही, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो। हर गलती को सही कहने में आप और नीचे जा रहे हैं। ठीक है अशोक जी। हमारा दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें कि आज हमने एक ऐसी सरकार चुनकर सत्तासीन की हुई है जिसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संवेदनशील तो कतई नहीं कहा जा सकता। अंजलि दमानिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं। अंजलि जी, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। एक मैनमेड क्राइसिस है, सरकार जिम्मेदार है, कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं, अव्यवस्था का आलम है। आप कैसे देखती हैं इस पूरे संकट को, और कैसे इस संकट की घड़ी में आप चूंकि राजनीतिक दल से भी नजदीकी से जुड़ी रही हैं, तो जो राजनीतिक दलों का जो रवैया इस समय होना चाहिए, अशोक जी ने बहुत अच्छे से, बहुत उत्तेजना के साथ सारी बातें सामने रखी हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दलों का जो रवैया होना चाहिए, क्या वो इस समय ऐसा दिखता है कि देश में एक गंभीर संकट है? देखिए, मुझे जो अभी अशोक जी ने बोला और तहे दिल से बोला उन्होंने, वो आज हर किसी की यही फीलिंग है
यही आक्रोश है, यही गुस्सा है हर किसी के मन में। वो अशोक जी ने बहुत ही सुंदर स्थिति से भाषा में लोगों तक पहुंचाया। पर साहब, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि स्थिति तो बहुत गंभीर है, हम सब जानते हैं, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक, वो तक हम उसे सुलझाना कैसे है, जिसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 2 दवाइयां हैं, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, जो हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल है। रेमडेसिविर वायरल लोड कम करता है, टोसिलिजुमैब से साइटोकाइन स्टॉर्म जो है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। आपको टॉसी का एग्जांपल देती हूँ। कल जैसे हमें पता चला थ्रू वेरी वेरी रेप्यूटेड गवर्नमेंट सोर्सेस कि टॉसिलिजुमैब पे पहले बैन था, इंपोर्ट बैन था। अब ये दवा इंडिया में बनती ही नहीं, इसे इंपोर्ट किया जाता है। तो जैसे हमने सारे जितने भी हमारे टॉप सोर्सेस थे सबको फोन कर करके, हमारा एक ग्रुप है 10 एनजीओस का ग्रुप है कॉल्ड मुंबई धड़कन। तो ये सारे डॉक्टर्स है बेसिकली, सब ने मिलकर और ये क्वेश्चन रेस किया कि इस पे इंपोर्ट बैन कैसे हो सकता है। तब जाकर लास्ट वीक इसका इंपोर्ट बैन हटाया जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो एक हमीद, मिस हमीद, शमीन हमीद नाम है शायद उन लेडी का, जो सिप्ला की हेड है लंदन में, उनसे पता चलता है कि रॉश ने, जो स्विट्जरलैंड में कंपनी है, रॉश ने आज तक इंडिया स्पेसिफिक एलोकेशन किया ही नहीं है इस ड्रग का। मैंने कल प्रवीण गेडम से बात की, जो सीईओ है एनएचए के, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। मैंने सारे टॉप सोर्सेस से बात की, उनको गुजारिश की कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को मूव करे, ताकि ये रॉश को इंडियन एम्बेसडर अगर बोलते हैं कि इंडिया स्पेसिफिक एलोकेशन करे, तो ही ये टॉसी की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ईज हो सकती है। फिलहाल ये ड्रग कम से कम 1 लाख रुपए में बिक रहा है। रेमडेसिविर 36,000 से लेके 80,000 तक बिक रहा है, जिस वायल की वैल्यू 899 रुपीज है। और ये कौन खरीदेगा? जो जो अमीर है वो डेफिनेटली खरीद सकेगा, तो आम जनता क्या करे? अपनी मौत का इंतजार। और आज जैसे मैंने आपको कहा, ये 2 दवाइयां इंपोर्ट हो सकती है, उस पे इंपोर्ट बैन था, किसी को जरूरत ही नहीं लगती कि वो ये प्रोसेस इनिशिएट करे। मैंने कहा, प्रवीण गेडम जी से मेरी रात को बात हो रही थी, मैंने उनको विनती की कि आप इनिशिएट करें, तो बोलते मैं आई कैन पुट इन अ वर्ड, आई कैन नॉट इनिशिएट इट। अरे हु द हेल कैन इनिशिएट इट देन? कौन करेगा ये? अब हम तो जाकर किसी रॉश के हेड से बात नहीं कर सकते कि इंडिया स्पेसिफिक एलोकेशन आप बढ़ा दे, और ये ड्रग वही मिलता है। तो हम जाने बचाएं तो कैसे बचाएं? आई क्लियरली फील ये पॉलिटिकल सिस्टम इज गॉन फॉर अ टॉस। ये सिर्फ जो हम सब जैसे और लोगों ने भी बोला है कि कुंभ हुआ, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए, मैं तो बार बार ट्वीट करती थी, खुर्रम रजा जी शायद उसे फॉलो भी करते थे, कि बार बार वी आर वेटिंग फॉर अ मेजर मेजर प्रॉब्लम। कैसे कर सकते हैं पीएम? और फिर भी भक्त उनको अगर उनका गुणगान करे तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। मुझे आज भी लगता है कि अगर इसे हमें ठीक करना है तो ऑल द टॉप सीईओज ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, फार्मा, ऑफ एवरी, जो टॉप सेक्रेटरीज है, अंडर सेक्रेटरीज है, दे शुड मूव देमसेल्व्स एंड गेट ऑल दीज अरेंज। जैसे हमने अपनी वैक्सीन और कंट्रीज को दी, वहां से ड्रग्स हम क्यों नहीं ला सकते? सबको दिख रहा है इंडिया इज कोलैप्सिंग। It is high time we get up and do these things. It's high time that we should do something. मैं डॉक्टर निदा के पास आने चाहता हूँ। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र जी, डॉक्टर निदा, जो खबरें आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, बहुत ही डिप्रेसिंग है। डॉक्टर निदा साइकोथेरेपिस्ट है। आप इस समय जो देश एक निराशा के एक अंधकार में अपने आप को महसूस कर रहा है, उससे कैसे उबरा जाए? और आपने तो हजारों स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है, तमाम शिक्षकों को भी काउंसिल किया, आप रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं।
तो ऐसी स्थिति में देशवासियों को निराशा के भंवर से निकलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप इसके ऊपर अगर कुछ सुझाव दें। यस सर, जो एक बेसिक सी चीज है, हम लोग जो है ज्यादातर क्या सोचते हैं कि कोई हमें एक बहुत बड़ी सी कोई टेक्निक बता दे या कोई हमें ऐसा कोई थेरेपी बता दे कि जिससे हम जो है अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकाल पाए। मैं क्या कोशिश करती हूँ कि हम किसी को भी क्लाइंट को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है कोई एडल्ट है, एक आप ऐसी टेक्निक बताएं कि जिसको वो कभी भी प्रैक्टिस कर सके। जिसमें से एक ये है कि हमारे ऐसे कौन से फेवरेट सॉन्ग्स हैं जिसको हम सुनकर कभी भी खुश हो जाते हैं। अगर मैं आपसे भी किसी से पूछूंगी यहाँ पर कि अपने कोई 2 सॉन्ग्स आप मुझे ऐसे बताएं जिसके जिसको आप घर में अगर चल रहा होता है, कोई चैनल चेंज करता है तो आप रोक देते हैं, अरे रुक जाओ जरा इस गाने को चलने दो, पूरा होने दो इस गाने को। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि जिससे हम बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, जिसे हम साइकोलॉजी में मैस्लोज हायरार्की बोलते हैं। इसलिए एक फोल्डर बनाएं जिसमें आप मिनिमम 5 to 10 सॉन्ग्स आप रखिए कि जो आपके स्ट्रेस रिलीवर्स हो। दूसरी चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग यानी अपना जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं आपको उनको बेसिकली वेंट आउट करना है, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, स्ट्रेस है, आपको अनसर्टेनिटी हो रही है करियर को लेकर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत परेशान है कि मैम एक्चुअली एग्जाम्स कब होंगे, बार बार रिपीटेडली उसे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो आप उसको वेंट आउट करिए। लेकिन हम ऐसी जनरेशन में हैं जिसे पेन पकड़ना आजकल पसंद नहीं है, वो हर कोई चाहता है कि बस लैपटॉप मिल जाए या मुझे मोबाइल मिल जाए। तो मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको डायरी लिखना नहीं पसंद है जर्नलिंग के लिए, तो आप अपना मोबाइल उठा करके आप उसमें वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि ये समय है, मैं इस टाइम ये महसूस कर रहा हूँ, बट द कंडीशन इज कि आप उसे सुनेंगे नहीं। और अगर आपका सुनने का मन भी है तो एटलीस्ट 1 वीक बाद आप उसको सुनेंगे। मोस्टली तो यही है कि आप उसे सुने ना तो ही बेहतर है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज कि अपने आप को सोशल नेटवर्किंग साइट से आप जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। अपडेटेड रहना, नॉलेज होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर भरोसा करके नहीं। आपको WHO की वेबसाइट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट देखिए, उन्हीं से आप पढ़िए कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं एक और बताना चाहूंगी यहाँ पर, वो ये है कि आप जब भी कोई आपको एंजाइटी अटैक और स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, डिप्रेशन जो है क्योंकि वो थोड़ा बाद में आता है, उससे पहले बेसिक सी जो स्ट्रेस और एंजाइटी की इश्यूज होते हैं, तो आप एंजाइटी टेक्निक घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आपका स्केड्यूल है, अपने स्केड्यूल को अपना फ्रेंड बना लीजिए। हम क्या करते हैं, चलिए आज 8 बजे उठ गए, कल 9 बजे उठ गए, फिर उठने का मन नहीं करता, कर लेंगे। और इसी वजह से सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट वी से इज कि मेंटल हेल्थ ट्वाइस इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ से। तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों को देखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है चीजों की, और आप इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जी, ये अब जरूरी है कि इस निराशा के माहौल में इन सब चीजों को अपनाया जाए। मैं राजन जी आपके पास आना चाहता हूँ, और आपसे बात शुरू करने से पहले मैं इसी साल फरवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया फरवरी में, और उसमें लिखा गया कि इट कैन बी सेड विद प्राइड that India not only defeated COVID under the able, sensitive, committed and visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the party unequivocally hails its leadership for introducing India to the world as a proud and victorious nation in the fight against COVID. वाह, अच्छा व्यंग है। इस पर सिर्फ इस रिजोल्यूशन पर आपकी टिप्पणी चाहिए राजन जी। इस देश में एक बड़ी समस्या यह है कि इस वक्त जो मुख्य राजनीति है वो देश के सुप्रीम लीडर की छवि को पर बेस्ड है, बाकी सारी समस्याएं उसके आगे गौण है। तो खेल ये होता है कि जैसे समस्या आती है तो सुप्रीम लीडर छुप जाते हैं, जब समस्या कम हो जाती है, जब चली या लगभग जाने को होती है, तो वो विजय की घोषणा करते हुए आ जाते हैं या कोई एक बड़ी घोषणा करते हुए आ जाते हैं। लोग कहते हैं देखिए इन्होंने जो है इसको ठीक कर दिया। तो ये घोषणा कुछ इसी तरह की थी, क्योंकि समस्या हल करने में दिलचस्पी ही नहीं है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि समस्याएं हल करने से कुछ नहीं होगा,
सारा खेल बेसिकली इमेज मैनेजमेंट का है। तो इस सिलसिले में होता है, और इसीलिए आप देखिए पिछले एक साल में आप देखेंगे कि जब भी चुनाव हुए तो मुख्य जो सुप्रीम लीडर है वो खड़े हो गए, आए, उन्होंने मीटिंग्स की और फिर वो गायब हो गए। तो हमने ना पिछले साल पूरी तैयारी की, बल्कि उन लोगों इमेज मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम ये हुई है। आप देखिए कि जहां जहां हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन देशों का सिस्टम हमारे सिस्टम से कोई बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन उन देशों की स्थिति हम लोगों से बहुत बेहतर रही। वो इसीलिए रही कि वहां इस तरह के सुप्रीम लीडर्स नहीं है जो सिर्फ अपनी छवि से आतंकित हो, इसलिए उन्होंने गड़बड़ नहीं की, उन्होंने कॉमन सेंसिकल अप्रोच से चीजें चलाई। हम लोग कॉमन सेंसिकल अप्रोच छोड़ देते हैं, हम लोग ये छोड़ देते हैं कि जब कोविड नीचे जा रहा है तो ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि उस वक्त हमें लीडर की विजयी छवि को शिवशंकर मेनन ने चाइना के संदर्भ में बात कही थी कि चाइना ये बात समझ गया है कि भारत को सिर्फ छवि की चिंता है, बाकी नुकसान लाभ जो नुकसान कुछ भी हो जाए उसे कुछ नहीं है। और जब तक भारत का आम आदमी, भारत का मीडिया ने सबसे बड़ा दोष इस वक्त मैं अगर किसी को देना चाहता हूं, मैं सबसे ज्यादा दोषी जो है वो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया है। उसने इस मिथ को प्रोपोगेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अभी भी मैं जहां के अखबार देखता हूं तो आपको महसूस नहीं होता कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है। सोशल मीडिया पे जो पत्रकार हैं बेचारे, वो लोग जो लिखते हैं या जो मित्र लिखते हैं, उनसे पता लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है इस देश में। अगर उन्होंने इन चीजों पे ध्यान दिया होता तो यदि आप चीयर लीडर बन के जीवन काटना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपको तमाशा ही मिलेगा, क्योंकि सारा देश जब तमाशे में बदल गया है तो आप एक सीरियस पॉलिसी इनिशिएटिव की कहीं बात ही नहीं कर सकते। मैंने एक हमारे मित्र से पूछा जो कि सरकार में बहुत ऊंचे पद पे है, मैंने कहा भाई ये सारी समस्या हो रही थी, आपने बोला क्यों नहीं सरकार को? तो कहने जब लीडर सिर्फ यस सर सुनना चाहता है तो कोई क्यों बोलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या इस देश की। ये समस्या बहुत भयावह है। आशुतोष जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ, और जो बात सामने आ रही है कि सच हमारे सामने नहीं आया। कृष्ण बिहारी नूर एक बहुत मशहूर शायर थे, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता और झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। ये कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि वो पोस्ट ट्रुथ वाली स्थिति है, ना सच समझ में आ रहा है क्या है, और झूठ तो झूठ होता ही है, उसको समझने की जरूरत नहीं होती। मैं फिर से पूछना चाहता हूं आशुतोष जी आपसे, किसानी से संबंधित कृषि कानून के लिए पेंडेमिक के बीच में संसद का सत्र बुला दिया जाता है और निहायत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से उनको पास करा दिया जाता है। इस महामारी के समय में संसद भी नहीं नजर आ रही कहाँ है। और दूसरा सवाल इसके साथ ही आपसे ये भी पूछूंगा कि मीडिया की जो बात उठाई, मीडिया की स्थिति बहुत ही भयावह है। हम लोग को शर्म आती है कि हम उस बरादरी का हिस्सा। इन दो बातों पर आपकी टिप्पणी। तस्लीम जी, जो सबसे बुनियादी समस्या ये कि आज की तारीख में ये दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय बिलो मीडियोकर टैलेंट्स, और हम उसको शायद उतने शब्दों में नहीं कहते, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में इनकॉम्पिटेंस है। वो जो बात अभी धोड़पकर जी कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं कि छवि का मैनेजमेंट है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देता हूं फैक्ट के आधार पे कि पिछले साल 22 अप्रैल को कोविड के टास्क फोर्स के चेयरमैन मिस्टर वी के पॉल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 16 मई के बाद से इस देश के अंदर कोरोना का कोई नया केस नहीं आएगा। इसको ध्यान से सुनिए। जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री को और देश को टास्क फोर्स के जरिए कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाए, देश को जागरूक करे, वो आदमी 22 या 23 अप्रैल को, अगर मेरी जानकारी मुझे तारीख याद पड़ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि 16 मई से इस देश के अंदर कोरोना का नया केस नहीं आएगा। और अगर आप गूगल करेंगे तो 16 मई से ही इस देश के अंदर 3000
के बाद फिर 3500, फिर 4000, फिर 5000 और फिर वो सितंबर तक जाकर हो जाता 97,000। जब ऐसा शख्स आज की तारीख में कोरोना से लड़ने की रणनीति बना रहा हो और इस घटना के बाद भी अपने पद पर बना हुआ हो, तो मान लीजिए कि इस देश के अंदर कोरोना से लड़ने की कोई रणनीति है ही नहीं। जब भी जेपी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी को बधाई दे दी कि भाई कोरोना से लड़ने का जो कितने शानदार तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि हम लोग एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट सरकार इस वक्त देश के अंदर है। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि कोरोना कैसे फैलेगा। 31 लाख लोग एक दिन कुंभ में स्नान करते हैं, कोरोना नहीं फैलेगा। प्रधानमंत्री बंगाल के अंदर अपनी रैली में कहते हैं सी, ये देखिए समंदर उमड़ आया है लोगों का, क्या कोरोना नहीं फैलेगा? गृह मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं कि देखिए सबसे ज्यादा कोरोना तो महाराष्ट्र में फैला, तो रैली की वजह से क्या होगा? आप गृह मंत्री हैं इस देश के, कोरोना प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है और आप ही कोरोना इंप्लीमेंट नहीं करते हो, आप ही बिना मास्क के घूमते हो, आप ही रोड शो करते हो, आप ही की रैली में किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता और आप ही कहते हो कि लोगों के साथ साथ भीड़ इकट्ठा होने से कोई थोड़ा कोरोना फैलता है। तो जब इस तरीके के आपके लीडर्स, और मैं देखिए मैं कहता हूं डेमोक्रेट, आज की तारीख में हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब डिक्टेटोरियल सोसाइटी होती है, अथॉरिटेरियन सोसाइटी हो जाती है, तो वहां उसी आदमी की जिम्मेदारी होती है जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, जिसके पास अथॉरिटी होती है। तो हम अगर ये बात अगर कहने से डर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम देश का नुकसान कर रहे हैं। आज अगर आप कुछ बोलोगे तो पत्रकार क्या कहता है, आप निगेटिविटी फैला रहे हो। और ये कौन से पत्रकार हैं? ये वो पत्रकार हैं जो अगर अखबार होता तो शायद उनको नौकरी भी नहीं मिलती होती। अखबारों के अंदर आज भी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलती है। ये अनपढ़ जाहिल लोग जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद आज तक कभी किताब नहीं पढ़ी है, वो अचानक टीवी के अंदर आ गए और टीवी में चूंकि मीडियोक्रिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से एंकर भी बन गए। और आज की तारीख में जो आरएसएस का कोई सेल है, वहां से लोगों के नाम आते हैं कि फला आदमी को अपने पैनल में लीजिए, फला आदमी को आप जो एंकर बना दीजिए। और फिर जो लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको धीरे धीरे पिछले दिनों साइडलाइन कर दिया गया है। तो ये पत्रकार नहीं है, इनको आप गिद्ध कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। दे आर वल्चर्स। इनकी ईमानदारी आज भी अक्षुण्ण है, इनकी ईमानदारी आज भी सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति है, पूरी ईमानदारी के साथ है। तो उनकी ईमानदारी पर सवाल मत खड़े करिए। हम लोग जो पत्रकारिता की बात करते हैं, दरअसल वो पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, आज पत्रकारिता नहीं हो रही है। हम लोग खामखाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से खड़े होकर 10 सवाल पूछता है वहां का रिपोर्टर, और डोनाल्ड ट्रंप जवाब दे या न जवाब दे, उनसे परसिस्टेंस से सवाल पूछा जाता है। हमारे यहां नहीं पूछा जाता। हमारे यहां उन्हीं लोगों को इंटरव्यूज मिलते हैं जो दरअसल चुपड़ी चपड़ी बातें करते हैं और उनसे एक आध तीखे सवाल पूछवा लिए जाते हैं ताकि उनकी इंडिपेंडेंस बची रहे। अशोक जी, अभी एक संपादक का एक बयान आया जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे। वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार खत्म कर दिए जाने चाहिए। ये मैं पत्रकार बिरादरी की बात कर रहा हूँ, आपने भी देखा होगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि आशुतोष ने 2 शब्दों का उपयोग किया अभी, एक अथॉरिटेरियन और एक डिक्टेटोरियल। मुझे लगता है ये डिक्टेटोरियल ही है, डिक्टेटरशिप ही चल रही है, क्योंकि अथॉरिटी चलाने के लिए आदमी के पास अकल होनी चाहिए। आदमी अथॉरिटी तब अपना असर्ट करता है जब उसको पता है कि उसको कुछ आता है। डिक्टेटर जो होता है वो दिमाग से पैदल होता है, वो अपने विंस पे चलता है, एक फौज उसके पास होती है जो उसका महिमा मंडन करके चलता है। ये जो लोग कह रहे हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि वो जो संपादक है उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। वो जो दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो किसी के फोन पे संपादक बने हैं, उसे तो वही एक्सप्रेस करना है जो वहां से चिट आती है, वहां से नोट आता है, बिल्कुल, या वहां बोला जाता है, वो बोलो वही बोलते हैं। तो उसके लिए तो बेचारे को एक्सप्रेशन नहीं है, वो तो सरेंडर्ड गुलाम है। अब इस देश का गुलाम ये बता देगा कि राइट टू एक्सप्रेशन खत्म कर देनी चाहिए। क्यों खत्म कर देनी चाहिए? ये बताने के लिए
किसी ने मुझे कहा कि आप बहुत निगेटिव पत्रकारिता करते हैं। इंदौर से एक किसी ने फोन किया, एक पत्रकार ने, आप निगेटिव पत्रकारिता करते हैं। मैंने बोला कल से मैं इंदौर के पोहे और कचौरी के ऊपर ही प्रोग्राम करना शुरू कर देता हूं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इंदौर के पोहे खाओ, भूल जाओ मरने वालों को, कचौरी खाओ, भूल जाओ मरने वालों को। अरे पत्रकारों को भी नहीं, या तो देश के सेलिब्रिटी एक्टर्स को बुला के इंटरव्यू दिया जाता है। इस देश के प्रधानमंत्री को कभी ये शर्म नहीं आई कि मैं 4 पत्रकारों के साथ बात करूं। उन्होंने अक्षय कुमार को बोल के बुलाया। वो अक्षय कुमार जो जीवन भर स्क्रिप्ट पढ़ के और डायलॉग पढ़ के बोलता है, वही सवाल पूछे उसने। एक पत्रकार जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार मानते थे इस देश के, वो उनको पूछते कि साहब आप आम कब खाते हो, और साहब आपने तो ऐसे ही खाया होगा। अरे प्रधानमंत्री आम जब चाहे तब खाए भैया, अभी तो कुछ करे देश के लिए। प्रश्न वो है। इस पूरे संकट के बीच भी शरद जी, सॉरी अशोक जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं शरद जी आपके पास आना चाह रहा था कि इस पूरे देश संकट के बीच भी जब ये पूरी स्थितियां बहुत ही भयावह हो चुकी हैं, मुझे कुछ अखबारों, कुछ वेबसाइट पे खबर दिखी कि नवरात्र के 7वें व्रत के दिन में प्रधानमंत्री ने 7 मीटिंगें की और लगातार जुटे हुए हैं। ये कौन सी पत्रकारिता के दौर में हमें पहुंचा दिया गया? पत्रकारिता के क्या स्थिति है ये तो अशोक जी ने खुद ही बयान कर दिया है। वो अब पत्रकार, उनको पत्रकार कहना पत्रकार के लिए शर्म की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे ही लोग थ्राइव कर रहे हैं। बाकी लोग देशद्रोही हैं, जो सच बोलेंगे वो देशद्रोही हैं। हम तो यही देख रहे हैं। और आप देख लीजिए कि आज जो हालात हैं, सिर्फ जो है उनको जो सो कॉल्ड नेता हैं इस देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे बस केवल उनकी वन साइडेड तारीफ करना। यहाँ पे आपने कुंभ का तो उदाहरण दिया ही, आपने देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कहा कि वो तो रामचंद्र जी के अवतार है। अब आप देखिए एक नया मोड़ एक और कल हुआ उत्तर प्रदेश में। राजनाथ सिंह जो प्रदेश के रक्षा मंत्री हैं, वो जो जनरली समझे जाते हैं कि थोड़ा बैलेंस्ड है, उन्होंने भी एक नया शगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का पाठ अगर पढ़ेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी कोरोना से लड़ने के लिए। और ये देखिए ये हो रहा है। और उन्होंने जो है ये खाली ये एक ऐसे कार्यक्रम में वो ऑनलाइन जुड़े थे दिल्ली से, लखनऊ में रामनवमी का फंक्शन था, और रामनवमी के फंक्शन में उनकी वाहवाही करने के लिए कौन बैठे थे? एक फोक सिंगर हैं बहुत मशहूर, मालिनी अवस्थी, जिनके पति जो हैं उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है और मुख्यमंत्री की नाक का बाल है जी। और उन्होंने बड़ी वाहवाही करी इस बात पे कि देखिए हाँ, और ये बोल गई वो बातों बातों में ऑफिशियल बाकायदा स्टेटमेंट में कि अगर नेगेटिविटी कम होगी रामचरितमानस पढ़ के तो लोगों का अटेंशन कोविड से हटेगा जी। ये जाहिर करता है कि सरकारी मानसिकता किस तरफ है। अटेंशन दूर करना है इस इश्यू से, अटेंशन नहीं होना चाहिए, इस तरफ नहीं जाना चाहिए, और जिसका चला जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो भी इसको बढ़ावा दे रहा है, जो कोविड की को एक भयानक रूप दिखाने की प्रयास कर रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी डेड बॉडीज का मैं आपको बता ही चुका हूं उदाहरण जी। और ये सुधरते हुए नहीं दिखता है। अब आप किस पे रिलाई करेंगे, कौन सी फिगर पे? ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, ये जो बात आई टेस्ट की, आप कैसे यहाँ यूपी में जो टेस्ट हैं, यूपी की सरकार और उनके अधिकारी बड़े खुश होते हैं कह करके हमने साहब 2 लाख RT-PCR करवा दिए, और दिल्ली ने तो इतने ही करे, गुजरात ने इतने करे। मतलब छोटी छोटी स्टेट से कंपेयर करते हैं। अरे आपकी आबादी कितनी, 23 करोड़ आबादी है, कितने टेस्ट कर रहे हैं? ये बात अलग है कि आज की डेट में इन्होंने वापस प्राइवेट लैब्स को अलाउ कर दिया है, लेकिन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। सरकारी लैब्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि गो स्लो, जिससे रिजल्ट्स धीमे जाएं। आपको पता है 4 से 6 दिन लगते हैं RT-PCR रिपोर्ट के लिए, और 72 घंटे में वो रिपोर्ट इनवैलिड हो जाती है।
अब क्या करेंगे आप उस रिपोर्ट का? जी, ये बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही My God. निराशाजनक माहौल है। राजन जी, मैं आपसे एक बात यहाँ पर टिप्पणी लेना चाहूंगा। इस दौरान तमाम संकटों के बीच जो खुर्रम भाई ने भी जिक्र किया, रोजी रोटी का संकट भी हमारे सामने है। उससे उसको उनकी जो परेशानी है उनकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। वो 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात का जवाब क्या सरकार देगी कि आखिर इन 80 करोड़ को हाथ फैलाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बता। मैं आपसे ये पूछा था राजन जी कि सरकार ने ऐलान किया कि हम अगले 2 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको राशन देंगे, लेकिन सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आखिर ये स्थिति है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है, वो इस स्थिति में है ही नहीं। आपने 1.25 साल गुजार दिया, आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दे दिया, वो हवा हो गया, पता नहीं कहाँ गया। अशोक जी ने सही सवाल उठाया था कि उसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा। आंकड़े झूठे हैं, सच्चे नहीं पता। तो ये जो आर्थिक पक्ष है, पहलू है इसका, वो कितना भयावहता हमारे सामने रखता है। आर्थिक पक्ष इसका, मुझे लगता है कि जितना भयावह है वह शायद जो कोविड की बीमारी, वो तो अभी मार के चली जाएगी, क्योंकि हर जो इस तरह की महामारी थी, स्पेनिश फ्लू जो है जिसका मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था, वो भी 2 साल में, 2.5 साल में चला गया था। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था पे जो मार पड़ी है, ये अगले 10 साल तक लोगों को धीरे 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 मारती रहेगी, इतने बड़े पैमाने। और इसके पीछे सिर्फ बीमारी नहीं है, इसके पीछे एक तो जो सबसे पहला जो लॉकडाउन था वो, और उसके बाद जो लगातार इस मुद्दे की उपेक्षा की गई वो था। यानी जो आंकड़े बताते हैं कि करीब कितना था, शायद 13 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए, परिवार जो है वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जी जी। तो ये कोई बहुत, और ये सारा मेरा बुनियादी बात ये है कि ये सारी समस्या सिर्फ बीमारी की नहीं है, ये सारी समस्या भयानक रूप से मिसमैनेजमेंट की है। और मिसमैनेजमेंट के पीछे एक बड़ी समस्या ये है कि जो, जैसे हमारे शरद जी बता रहे थे अभी, रामचरितमानस वाला इशू, हम लोग साइंटिफिक टेम्पर से, हमारी पूरी सरकार जो है वो इस वक्त धर्म और जो सारा धर्म भी नहीं, अंधविश्वास के आधार पर चल रही है। तो साइंटिफिक और जो एक तरह का लॉजिकल चिंतन होना चाहिए किसी चीज के पीछे, वो हर चीज से गायब है। तो ना हम आर्थिक योजना जब बनाते हैं उसमें ही देख रहे हैं, ना आप देखेंगे कि जो कोविड के बारे में किया जा रहा है उसमें कोई सचमुच का एक्सपर्ट ओपिनियन कहीं काउंट कर रहा है, ये दिखता ही नहीं है। वीके पॉल जो बयान देते हैं, जिनकी आशुतोष जी ने चर्चा की, वो क्या कोई साइंटिफिक ढंग से सोचने वाला आदमी दे सकता है? एक यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो वो थे के कुलपति फिजिक्स प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं कि कुंभ में जो गंगा माँ जो है वो कुंभ में ये नहीं होने देगी। वो फिजिक्स के प्रोफेसर है। उन्होंने ये भी कहा था कि रोजगार के सवाल पे उन्होंने कहा था कि एक हमारे ट्रेन में एक आदमी खंजीर बजाता था, अंधा आदमी था, खंजीर बजा गाना गाता था और इतने पैसे जुटा लेता था। तो रोजगार की क्या समस्या है? जी, पकौड़े तलने का सुझाव प्राइम मिनिस्टर भी दे चुके हैं। एक चीज, मैं एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूँ। हम लोग ने बहुत सी बातें करी हैं, एक बात सामने नहीं आई और मुझे बड़ी जिज्ञासा है इसके बारे में कि एक पीएम केयर्स फंड बना था, अरबों खरबों रुपया उसमें जमा हुआ था, और कहा गया था कि यूपी में तो खास तौर से कहा गया था पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर्स आएंगे, हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की जाएगी। उसके आप लोगों को किसी को कुछ जानकारी है वो क्या हुआ? पीएम केयर्स फंड होली काउ है, उसके विषय में ना पूछा जाए, आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, उसके बारे में टेकिंग केयर ऑफ इट। और शरद जी वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, प्राइम मिनिस्टर टेकिंग केयर। बात ये है, ये अशोक जी आपका म्यूट हो गया। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, हेलो जी, इस साल भी जो है एमपी लैट फंड जो है वो पीएम केयर फंड में जमा हो गया फिर से दूसरे साल भी। जी,
और इस साल भी सारे पीएसयू से कहा गया कि अपना पैसा जो सीएसआर वाला है वो पीएम केयर फंड में दें। चलिए, ये हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, लेकिन कुल जमा बात ये है कि इस वक्त देश एक गंभीर संकट में है। उखड़ती हुई सांसों के बीच देश एक ही सवाल पूछ रहा है, लाशें छिपा लो या लाशें गिन लो। लेकिन देश का सब सवाल ये है कि जो मेरा दर्द नाप सकता है वो ऑक्सीमीटर क्या सरकार ने बनाया है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए। लॉकडाउन नहीं लगाना है, लेकिन देश की सांसें उखड़ रही हैं। पूरा का पूरा सिस्टम कहीं दूर से, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, किसी दूर से आती हुई एक धुन के ऊपर नाच रहा है। आम समझ और संवेदना का एक ऐसा लॉकडाउन अगर लगा हुआ तो ऐसे में देश क्या करेगा? ऐसे में देश उसको झेलेगा कैसे? मरकर ही ना। और देश वही कर रहा है। और ये बात उम्मीद करें कि सरकारें, राजनीतिक दल, देश की संवैधानिक संस्थाएं, सभी लोग समझें और इससे उभरने की कोशिश करें। और गालिब का एक शेर मैं कह के ये बात बंद करूंगा। उसकी आखिरी लाइन यही है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस गंभीर विषय के ऊपर लगातार चर्चा करेंगे और अब जरूरत है इस पे चर्चा होती रहे। गंभीर, तीखे, चुभते हुए सवाल सिस्टम से पूछने की जरूरत है और लगातार पूछे जाने चाहिए। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।